मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय डॉक्टर संबित पात्रा जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से कि आपको संबोधित करें। आदरणीय संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार। बंधुगण, कोविड सेकेंड वेव से हिंदुस्तान जूझ करके इस वेव को पराजित करके आज निकल रहा है। वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है, मगर आज अखबारों में एक महत्वपूर्ण खबर हम सब ने देखा है। आज हमने ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जिस प्रकार की राजनीति की गई, उस विषय में एक रिपोर्ट देखा है। आप सब ने देखा होगा कि अप्रैल 25 से लेकर मई 10 तक ये जो समय था, ये जो कालखंड था, उस समय कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव था वो अपने चरम पर था, वो अपने उत्कर्ष पर था। स्वाभाविक रूप से उस समय दिल्ली में हाहाकार मची हुई थी। लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को कोविड बेड, इन सब की आवश्यकता थी। मगर आज तक ये विश्वास हम नहीं कर पा रहे हैं कि ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने किया, आज उसका पर्दाफाश हुआ है। कोई ऑक्सीजन को लेकर भी राजनीति कर सकता है क्या? कोई जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकता है क्या? कोई इस प्रकार की छोटी राजनीति कर सकता है क्या? ऐसा कभी लगता नहीं था, मगर आज ये सब सत्य हुआ है। जब यह रिपोर्ट, इंटरिम रिपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑडिट इन एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में केस चला था ऑक्सीजन को लेकर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिल्ली सरकार की है, केंद्र सरकार उतनी ऑक्सीजन उसे मुहैया नहीं करा रही। इन सब विषयों को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पैनल को स्थापित किया था। मुझे कहते हुए आज दुख हो रहा है कि उस पैनल के रिपोर्ट में जिस प्रकार का विषय सामने आया है वो चौंकाने वाला है। और वो पैनल का रिपोर्ट कहता है कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट दिखाई गई थी दिल्ली सरकार द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, वो 4 गुना बढ़ा करके दिखाई गई थी। 4 टाइम्स इन्फ्लेटेड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय दिल्ली। 4 गुना बढ़ा करके, जितनी रिक्वायरमेंट थी उसको 4 गुना बढ़ा करके बताया गया। और सबसे दुखद विषय है कि दिल्ली के इस झूठ के कारण, अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, क्योंकि सब जगह से ऑक्सीजन काट करके दिल्ली भेजना पड़ा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे उनको बहुत ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मगर वास्तविक आवश्यकता उतनी नहीं थी। और 12 राज्य जहां कोविड के बहुत केसेस थे उनको सफर करना पड़ा। उत्तर प्रदेश को सफर करना पड़ा, हरियाणा को सफर करना पड़ा, बाकी राज्यों को सफर करना पड़ा है। आप सोचिए जरा, ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। मैं कोई गाली गलौज की राजनीति में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं आक्षेप की राजनीति में भी विश्वास नहीं रखता हूं, मगर यह सवाल तो हम पूछेंगे ना कि 12 राज्यों के ऑक्सीजन को काट करके आपने यहां केवल अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं यह ब्लेम शिफ्ट करना था, आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया, पूरे देश में पैनिक फैलाया कि देखो दिल्ली को किस प्रकार से सौतेला व्यवहार दिल्ली के साथ किया जा रहा है, दिल्ली के साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और आपने हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों को गाली दी कि हमें हमारे ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आकर गाली देते थे उस समय कि हमारे ऑक्सीजन को ये रोक रहे हैं। मगर आज मालूम पड़ रहा है कि इन्होंने झूठ बोल के ऑक्सीजन लिया और 12 राज्य उससे प्रभावित हुए। एक शब्द का प्रयोग किया है इस कमिटी ने, जिसके रिपोर्ट को मैंने दिखाया है, इस कमिटी ने, वो शब्द है ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी। जो अरविंद केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने ये रिपोर्ट दी थी कि हमें इतने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो 4 गुना अधिक था। और ये ग्रॉस डिस्क्रिपेंसी था, ये भारी भूल था, क्योंकि सारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैलकुलेशन करने के बाद
जो कैलकुलेशन सामने आया है वो चौंका देने वाला है। एक दिन का उदाहरण दिया है, ये पेज नंबर 14 में आप देख सकते हैं कितने साइंटिफिक तरीके से एक टेबुलेशन दिया गया है। उस टेबल में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने डिमांड किया था 1140 मेट्रिक टन का। उनका कैलकुलेशन का तरीका था, उन्होंने अपने तरीके से कैलकुलेट किया और कहा कि हमें 1140 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। मगर जब बाद में सभी दिल्ली के अस्पतालों से डाटा इकट्ठा किया गया कि दिल्ली के अस्पतालों ने वास्तविक रूप में अपने चरम पर कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल किया उस दिन का, तो मालूम पड़ा वो मात्र 209 मेट्रिक टन था। कहां अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमें आवश्यकता है 1140 और कहां वो 209 निकला। आप बताइए, 4 गुना बढ़ा करके ये ऑक्सीजन सड़क पे खड़ी रही, ये ऑक्सीजन स्टोरेज प्लेस में ही रह गया। आप सोचिए, अगर यही ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दूसरे राज्यों में इस्तेमाल होता तो कितने लोग बच सकते थे। आप सोचिए, ये अरविंद केजरीवाल जी द्वारा जघन्य अपराध है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बंधुगण, इस रिपोर्ट में एक पेसो की रिपोर्ट भी आई है। पेसो की रिपोर्ट को लेकर हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। ये पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं कोट करता हूं इस रिपोर्ट ने क्या कहा। National Capital Territory NCT of Delhi had surplus oxygen supply which is affecting the LMO supply of other states। जब अरविंद केजरीवाल जी रोज सुबह 12 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक फॉल्स अलार्म और पैनिक करते थे, तो उस समय ऑक्सीजन सप्लाई दिल्ली में सरप्लस थी, कोई कमी नहीं थी, मगर वो मैनेज नहीं हो पा रहा था। कौन सा ऑक्सीजन का सिलेंडर कहां जाना चाहिए, कौन सा क्रायोजेनिक टैंकर कहां जाना चाहिए, ये मैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार करने में नाकाम थी। और तो और आपने देखा होगा, वो सुबह से शाम एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। जब पानी सर के ऊपर जाने लगा और अरविंद केजरीवाल जी को मालूम पड़ा कि उनसे गलती हो रही है, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, अब हमने क्रायोजेनिक टैंकर के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है, हम मलेशिया से मंगाएंगे। बाकी तमाम राज्यों ने एडवर्टाइज करके मंगा लिया था पहले ही। अरविंद केजरीवाल जी बाद में जागे और कहते अब हम मंगा रहे हैं। पूरे दिन एडवर्टाइजमेंट में व्यस्त थे। बंधुगण, आपको मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा रखा गया था कि किस प्रकार दिल्ली और मुंबई के बीच में उतने ही केसेस एक दिन का, मई 3 तारीख को मुंबई के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस 92,000 थे और दिल्ली में 95,000 थे, दोनों के लगभग बराबर है। मगर मुंबई को जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी वो थी 275 मेट्रिक टन और दिल्ली ने जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से कहा वो 900 मेट्रिक टन का था। मुंबई 200 में मैनेज कर सकती है उतने ही मरीजों का, और दिल्ली में 900 मेट्रिक टन क्यों? केवल इसलिए ताकि आक्षेप लगाया जा सके, मोदी जी को गाली दी जा सके, सेंटर के ऊपर ब्लेम शिफ्ट किया जा सके। इस रिपोर्ट में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने कहा कि हमने जो कैलकुलेशन किया है ना, ये कैलकुलेशन आईसीएमआर के गाइडलाइन के मुताबिक किया है। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, जब इस टीम ने, ये जो टीम है सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट टीम है, जब इस सुप्रीम कोर्ट की टीम ने अरविंद केजरीवाल जी से कहा केजरीवाल जी जरा वो आईसीएमआर की गाइडलाइन की कॉपी हमें सुपुर्द करिए जिससे आपने कैलकुलेशन किया था, तो हाथ खड़े कर दिए जी अरविंद केजरीवाल ने कि हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपने झूठ बोला कि हम गाइडलाइंस के हिसाब से ही बना रहे हैं और बाद में आप कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। आपको वो भी याद होगा ना, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और राघव चड्ढा जी एक दिन के अंतर में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग डिमांड। 7 मई को, पहले तो अरविंद केजरीवाल जी 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 700 मेट्रिक टन चाहिए। राघव चड्ढा जी उसके कुछ घंटों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमें 976 मेट्रिक टन चाहिए। आप सोचिए जरा, एक ही पार्टी और उन्हीं के मैनेजर्स एक ही दिन में 2 अलग अलग रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। ये इस प्रकार की राजनीति इनकी चल रही थी। और बंधुगण, ये राजनीति ऑक्सीजन को लेकर जिस प्रकार से हुआ है, कहीं ना कहीं ये सब कुछ एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी और जानबूझ के किया गया है कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार जो गलत कर रही थी उसके ऊपर से ब्लेम हटे और ब्लेम शिफ्ट किसी और के ऊपर हो जाए। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप लगातार झूठे वादे करते रहे हैं, उन वादों को आप निभाते नहीं हैं, आप केवल विज्ञापन देते हैं और बाद में उसी का ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ने का भरसक प्रयास करते हैं।
आपने कहा हम तो 30,000 हॉस्पिटल बेड खोल देंगे जी, हम तो घर घर ऑक्सीजन भेज देंगे, सबके घर में ऑक्सीमीटर होगा, किसी को चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। मगर हुआ क्या? ना किसी को ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन होते हुए भी नहीं मिला, बेड आप अरेंज कर नहीं पाए, ऑक्सीमीटर तो छोड़िए, आप तो कोविड टेस्टिंग तक घर में नहीं करा पा रहे थे। तो इस प्रकार का मिसमैनेजमेंट अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया था, केवल विज्ञापन और कोई काम नहीं। वैक्सीन में भी ठीक यही कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है जी, हमारे पास नहीं है, सब है, पूरा इनके पास वैक्सीन सब मौजूद है। जहां दूसरे राज्य 16 लाख 11 लाख कर रहे हैं, वहीं 50,000 70,000 करके आक्षेप दूसरों के ऊपर लगा रहे हैं, राशन को लेकर राजनीति कर रहे हैं। आज आप समझ रहे हैं कि जो व्यक्ति ऑक्सीजन को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, वो व्यक्ति राशन को लेकर कितना बड़ा झूठ नहीं बोलता होगा। ऑक्सीजन के बिना तो हम जी ही नहीं सकते। जीवन के साथ खिलवाड़ किया जिस व्यक्ति ने, वो राशन को भी लेकर झूठ बोल रहा है कि मैं तो घर घर देना, कुछ नहीं देना चाहते जी घर घर, ये सिर्फ अपना नाम घर घर पहुंचाना चाहते हैं और कुछ नहीं, खाली विज्ञापन घर घर पहुंचाना चाहते हैं जी, और कुछ नहीं है इनका। वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों नहीं आपने लागू किया? बन गया क्या सबका वन नेशन वन राशन कार्ड? बना नहीं है, बनाएंगे भी नहीं, मगर बोलेंगे हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मोदी जी हमें क्यों रोक दिया जी, हमारे से झगड़ा क्यों कर रहे हो? आप इतना झूठ बोल रहे थे, इसका जवाब कौन देगा? आज एक बात कहते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया था। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं गुहार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, कि हमेशा सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलता है। और जिस रिपोर्ट को आज सर्वोच्च न्यायालय के पटल पर सबमिट किया है, उसी सर्वोच्च न्यायालय के एक पैनल ने वो हकीकत को बयां करता है। और हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है, उसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, ये जान के साथ खिलवाड़ है। 100% एडवर्टाइजमेंट एंड 0% कोविड मैनेजमेंट, ये फॉर्मूला पे अरविंद केजरीवाल काम करते हैं। 100% एडवर्टाइजमेंट। अखबार खोलो जी, हर अखबार में एक पूरा पूरा पन्ने का एडवर्टाइजमेंट रहेगा। अरविंद केजरीवाल जी खड़े हैं, मैं घर घर पहुंचा रहा हूं जी, मैं सबके घर में वैक्सीन पहुंचा दूंगा, सबके घर में ऑक्सीजन पहुंचा दूंगा, सब बेड खोल दिया है हमने। सुबह से टीवी ऑन करो, रात तक टीवी पे अरविंद केजरीवाल 1000 करोड़ खर्च किया है, मगर यही सब किया है। 100% एडवर्टाइजमेंट, 0% मैनेजमेंट। और सबसे बड़ी बात, 4 टाइम्स झूठ, 4 गुना झूठ बोला है ऑक्सीजन को लेकर, 4x झूठ, 4 गुना झूठ। हमने छोटे मोटे मतलब झूठ लोग बोलते होंगे, मगर 4 गुना झूठा, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में 4 गुना झूठा साबित हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। और ये छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को निकलकर जवाब देना होगा। एक छोटा सा क्रोनोलॉजी में यहां बता देता हूं, आप सब जान पाएंगे कि कैसे ये षड्यंत्र रचा गया। 7 मई को अरविंद केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन ऑडिट को अपोज किया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑक्सीजन ऑडिट करना है। 7 मई को केजरीवाल जी ने उसको अपोज किया कि हम ऑक्सीजन ऑडिट नहीं चाहते हैं। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ऑडिट पैनल अपॉइंट कर दिया, जो जिसके विषय में आज हम बात कर रहे हैं। 9 मई को अपॉइंट हुआ ऑडिट पैनल। 13 मई को सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा नहीं, सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली के पास आ गई है, अब हमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं रुक जाओ, जो स्टोरेज सेंटर में ऑक्सीजन था आप सब वहीं रुक जाओ और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। वाह, मतलब ऑडिट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप तुरंत बोलते हैं हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। और 24 जून को अर्थात कल ये रिपोर्ट सबमिट होती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां बताया जाता है कि 4 गुना बढ़ा करके ऑक्सीजन सप्लाई बताया गया था दिल्ली का। तो ये सब कुछ सोच समझ करके अरविंद केजरीवाल जी, जानते थे, अनजाने में नहीं, जानबूझकर मोदी जी पे हमला करने के लिए किया। लोग जान भी गंवाए हैं। और मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा
जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए। अरविंद जी, आपके इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न जाने कितने बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है। इसका जवाब कौन देगा? मैं सिर्फ इतना अंत में कहना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया जी, आप थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मत कहना कि हमें गाली देते हैं जी ये लोग। ये गाली नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी है। ये पूछ रहे हैं सवाल, और बहुत प्यार से सवाल पूछा है, कोई गाली गलोच नहीं है। लोगों की जाने गई हैं, इसकी जवाब अरविंद केजरीवाल जी आप देंगे। धन्यवाद मित्रों। Three 350 metric tons. How did this amount or the number of 1,140 come up then? If Delhi government's formula comes out to be 350 something metric tons, how do you see this? No, it's but natural that in fact this was a conspiracy in play. Even by the standards of Delhi government formula, as you rightly pointed out, and the tabulation in page number 14 classically shows that the requirement of oxygen at best, even if we follow Delhi government's formula, would have been somewhere around 351 metric ton. And if we follow the central government's calculation, it would have been around 289 metric ton. And actually what was required was, and which was expended was, 209 metric ton, far below the Delhi government and central government's calculation. But Arvind Kejriwal projected it to be 1,140 metric ton. Just imagine the amount of criminality that is hidden behind this. ये साजिश है। Even now, the new guideline provided by the Delhi government department says that all the hospitals 25 bed plus needs to have their own setup for oxygen, which is technically not possible. That is the reason why the hospitals have not set up their oxygen plants as of now, leaving aside the major ones. Do you think there is another crisis in the making? See, as far as Mr. Arvind Kejriwal is concerned, he basically thrives in advertisements. So this kind of grand posturing that Mr. Arvind Kejriwal is doing through sending number of letters, number of reminders to various hospitals now, and the advertisements that we see Mr. Kejriwal walking in the middle of oxygen cylinders, I firmly believe, I mean, good if he's really working hard, but I firmly believe that he's only trying to showcase and grandstand. Because if the same Mr. Arvind Kejriwal would have put 1/4 of the effort that he is showcasing today for the second wave, Delhi would not have suffered the way it suffered in the second wave. Because Mr. Arvind Kejriwal was unprepared for the second wave, despite the warning by the central government, and because he was only consumed in advertisements, he failed in his duty, and to cover up his mistakes, all he tried was to shift the onus to the central government. And that too, in a criminal way. That too, by playing with the lives of poor people of Delhi and 12 other states also. कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कमेटी जिसमें ये भी कहा गया था कि केजरीवाल सरकार ने जहां से ऑक्सीजन आ रही वहां ये कहा कि आप थोड़ा देर में ऑक्सीजन भेजिए क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज की कमी है। तो जब उन्हें पता लगा कि स्टोर नहीं कर पा रहे अस्पतालों में, उनके पास जो स्टोरेज फैसिलिटी पर उन्होंने काम नहीं किया था, उसके बावजूद ज्यादा ऑक्सीजन की मांग करते रहे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा एक सोच समझ के किया गया है, जब स्टोरेज भी नहीं था, ज्यादा ऑक्सीजन मंगाने की केंद्र सरकार को। देखिए, पेसो रिपोर्ट को लेकर हमने भी आज भी बताया, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और ये मुख्य अखबारों में डिटेल में छपा था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, तुरंत उसके 2 दिन बाद 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, और 13 तारीख को दिल्ली सरकार ने और मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अब हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है, अब हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। और जिन जिन सप्लायर्स के पास ऑक्सीजन थे दिल्ली के, और वो ऑक्सीजन दिल्ली आने थे, उनको रोक दिया गया कि आप भेजो मत, हमारे पास स्टोरेज भी नहीं है और हमारे पास सरप्लस है। तो देखिए, ये एक, और आपको चाहिए तो उन राज्यों को दे दो जहां जरूरत है। तो ये जब उनको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट अब जांच बैठा रही है, अब ऑडिट में सच्चाई सामने आ जाएगी, तो जितना हमने अभी तक भूल किया है उतना तो कर दिया है, आगे और पकड़ में आ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तुरंत ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं ये सिर्फ सोचा समझा कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र था कि हम किस प्रकार से मोदी जी को बदनाम करें, किस प्रकार केंद्र सरकार के ऊपर कीचड़ उछालें और इसका राजनीतिक बेनिफिट हम लें।
कोरी राजनीति थी, ये सियासत था, ऑक्सीजन पे सियासत। पात्रा साहब, मेरा सवाल है कि जैसा कि आपने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अरविंद केजरीवाल के आपराधिक लापरवाही की वजह से बहुत लोगों की जान गई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार उन लोगों को न्याय दिलाएगी, उन परिवार को न्याय दिलाएगी? बिल्कुल न्याय दिलाएगी अमित जी, हम लड़ेंगे इसके लिए, ये जीवन का विषय है। हम बिल्कुल उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने परिवार से अपने प्रियजनों को खोया है, उन बच्चों के साथ जो यतीम हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं, और उनके लिए हम कहीं भी लड़ना पड़े हम बिल्कुल लड़ेंगे। और एक पार्टी के नाते नहीं, हम सेवा ही संगठन करने वाले लोग हैं, बिल्कुल सेवा भाव के साथ हम लड़ेंगे, कोई राजनीति नहीं, और हमेशा हम उन लोगों के साथ खड़े होंगे, न्याय उन्हें दिलाएंगे। यस पॉलमी। One is the Delhi government in the Supreme Court said that the requirement that they put out was based on what the duly filled forms by hospitals. That is how they came up with that figure, that exaggerated figure that the Supreme Court has spoken about today. Secondly, you mentioned about Jaipur Golden and Batra hospitals as well. The audit panel audited between the peak oxygen crisis of April 25th to May 10th. Yeah. Jaipur Golden happened on April 24th. Batra Hospital happened on May 1st. Oxygen shortage in these hospitals kill people. How do you explain that? The surplus and oxygen shortage. See, two things. Number one, as far as the submission of the Aam Aadmi Party, that there were certain formats which have been sent to the hospital and all these oxygen requirements were as per the formats which were filled by the hospital is concerned. In this, two things are extremely important. Number one, remember there is a formulation by the central government as well as the Delhi government. There was a formulation on which the oxygen is being calculated across the country. Mumbai calculated with this formulation and in fact managed everything well. While in Delhi, Mr. Arvind Kejriwal's government submitted on the floor of Supreme Court that there was a formulation of Delhi government which was guided by the ICMR guidelines, but later failed to submit any such guideline to the audit team, meaning that in fact they were only falsifying and falsely putting things in front of the Supreme Court. And secondly, very importantly, if you would see the page number 14 of the audit panel's report, you would realize that about 4 hospitals had sent erroneous report in the formats. And when, in fact, the errors were corrected, huge amount of falsities were found in these reports, and these are Delhi government hospitals also. So I believe that there has to be a scientific basis. It has to be objectively assessed. There cannot be a subjective assessment as far as oxygen requirement is concerned. And number two, as far as the dates of Batra and the Jaipur Golden Hospital's unfortunate incidents are concerned, I would say the dates don't matter. The intention of the government matters. Since the intention of the government between April and May 10th, April 25 and May 10, the intention is quite clear now after the audit panel report. We can extrapolate the same intention to the dates of Jaipur Golden and Batra Hospital's unfortunate incident, because it was mismanagement of oxygen distribution by the Delhi government. I mean, had the oxygen been really distributed in a proper manner, both these hospitals would not have seen these deaths, as in fact told by their CEOs. Both Jaipur Hospital's advocate, in fact, on record on the floor of Supreme Court, agreed to the fact that it was because of the failure of the nodal officers of the Delhi government and confusion of Delhi government. And Dr. Gupta from Batra Hospital also, in fact, testified the fact that it was because of the mismanagement of the Delhi government that all this has happened in their hospital. पूछिए। किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारी बात हो रही है। अभी एक नया डाटा आया है कि ऑल टाइम हाई हो गया है जो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट है, सरकारी खरीद जो अनाजों की होती है एमएसपी पे, सरकार ने मतलब पिछले कई वर्षों में इतनी खरीद नहीं हुई जितना इस बार गेहूं धान के एक साल में अगर देखें हुई है। तो पंजाब पुलिस में काफी एक्टिविटी है जहाँ सीधे पैसा खत्म हो रहा है। तो क्या कहना? देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार का सवाल है, किसानों को लेकर जिस प्रकार की उदासीनता इससे पहले की कांग्रेस सरकार ने दिखाई थी, उन सभी उदासीन नीतियों को दूर करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए किया है। खुद प्रोफेसर स्वामीनाथन, जिन्होंने एमएसपी के विषय में इतने वर्षों से कहा था कि मैं चाहता हूं कि एमएसपी बढ़ाया जाए, उनके स्वप्नों को भी साकार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये स्वामीनाथन जी ने एक आर्टिकल के रूप में बड़े अखबार में भी लिखा है। और आज जिस प्रकार खाद्यान्न का प्रोडक्शन ये पूरे इंडिया में रिकॉर्ड हाई पे है, और केवल प्रोडक्शन ही नहीं, बढ़े हुए एमएसपी पर उसकी खरीदारी यह भी रिकॉर्ड हाई पे है। और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से
जिस प्रकार से सर्वाधिक प्रोक्योरमेंट किया गया है, यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसके नियत को स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये किसान के साथ खड़े होने वाली सरकार है। मेरे ख्याल अमन जी, यस। देखिए, मुझे लगता है ये एक बहुत गंभीर मसला है और इस मसले पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद ट्वीट करके हम सबको जानकारी दी है और इस पर मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने जब खुद बैठक को एक गार्डियन के रूप में, और लोगों ने कहा कि बहुत ही अच्छी बैठक रही, शानदार बैठक रही, एक बहुत अच्छे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में 3.5 घंटे की बैठक चलना, और ये जो डायलॉग है 3D को लेकर हुआ है, डेमोक्रेसी, डिलिमिटेशन और डेवलपमेंट, और इन 3D से जो 4th D होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है डिग्निटी। किस प्रकार से डिग्निटी के साथ जम्मू कश्मीर के लोग सर उठा करके आगे बढ़ सके, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। स्वाभाविक है, हम सब उसका स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात है सभी ने इसका स्वागत किया है पूरे देश में। मुझे लगता है इसमें इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद मित्रों।